आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां राक्षस दोबारा जन्म लेता है, लेकिन इस बार इंसान बनकर। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप फैंटेसी, थ्रिल और इमोशंस से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये सफर सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। रिबॉर्न डेमन टू ह्यूमन, एक नई दुनिया, एक नया जन्म। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। 36 तिलस्मी जानवर। धूप अब ढल रही थी। जंगल का रंग बदल चुका था, कहीं गहरी धुंध, कहीं अजीब सी नीली रोशनी पत्तों पर चमक रही थी। अंश, ध्रुव और वीरेन अभी भी थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में आज पहली बार खुद पर विश्वास की चमक थी। लगता है असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का आभास हो गया हो। अचानक दूर एक अजीब सी आवाज गूंजी, न तो किसी जानवर की दहाड़, न किसी पक्षी की पुकार। वह आवाज किसी दूसरी ही दुनिया से आती लग रही थी। वीरेन ने चौंक कर पूछा, ये क्या था? अंश ने गंभीर होकर चारों तरफ देखा। सावधान रहो, जंगल अब बदल चुका है। योजक चिन्ह। तिलस्मी जानवरों का हमला। पेड़ों के बीच से धुंध गहरी होती गई, और फिर अचानक धुंध के बीच से 3 अजीब प्राणी निकले। पहले प्राणी का शरीर काले धुएं से बना था, उसकी आंखें नीली आग जैसी जल रही थीं। वह जमीन पर नहीं चलता था, हवा में तैरता था। दूसरा प्राणी लोहे की चमक जैसी त्वचा वाला एक विशालकाय भेड़िया था, जिसके दांत बर्फ जैसे चमकते थे। तीसरा एक अजीब सा उड़ता जीव था, आधा बाज आधा अजगर। ये जानवर नहीं है, ये तो। अंश की आवाज कांप गई। तिलस्मी प्राणी, ध्रुव ने फुसफुसा कर कहा। जादुई जानवर जो सिर्फ पुराने ग्रंथों में सुने थे। वे प्राणी एक साथ दहाड़े और पूरा जंगल गूंज उठा। भागो, वीरेन चीखा, लेकिन भागने का मौका कहाँ था। हवा का प्राणी तो जैसे पल में उनके ऊपर मंडराने लगा। भेड़िया लोहे की तरह कड़कते पंजों से जमीन पर वार कर रहा था, जिससे पत्थर भी टूट रहे थे। योजक चिन्ह। असहाय संघर्ष। अंश ने भाला उठाया और हवा के प्राणी की ओर फेंका, लेकिन भाला उसके भीतर से आर पार निकल गया, जैसे वह कोई धुआं हो। इस पर भाला काम नहीं कर रहा। अंश चीखा। ध्रुव ने लोहे के भेड़िए पर तलवार चलाई, लेकिन उसकी तलवार झंझनाकर दूर जा गिरी। हमें इनसे नहीं निपटना आता, ध्रुव ने दांत भींचते हुए कहा। वीरेन ने उड़ते अजगर बाज पर पत्थर फेंके, लेकिन वह और भी ज्यादा भयानक आवाज करते हुए उन पर झपटा। तीनों ने एक पुराने गिरे हुए पेड़ के पीछे शरण ली, लेकिन वे जानते थे ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्या करें? अंश ने घबराते हुए पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर टीचर माया यहाँ न आई। वीरेन की आवाज टूट गई। योजक चिन्ह। टीचर माया का आगमन। जैसे ही तिलस्मी प्राणी तीनों पर झपटने ही वाले थे, एक तेज नीली रोशनी जंगल के एक कोने से फूटी। आकाश से जैसे बिजली गिरी हो, और टीचर माया उस धुंध से प्रकट हो गई। उनके हाथ में एक चमकता हुआ नीला त्रिशूल था, जिसकी धारें बिजली सी चमक रही थीं। पीछे हटो, माया की आवाज गरजी। हवा का प्राणी टीचर माया की ओर बढ़ा, लेकिन माया ने त्रिशूल घुमाया और हवा फट गई। धुएं से बना वह प्राणी एक भीषण चीख के साथ गायब हो गया। फिर लोहे का भेड़िया दहाड़ता हुआ माया पर झपटा। माया ने त्रिशूल को घुमाते हुए जमीन पर मारा, एक तेज कंपन हुआ और भेड़िया पत्थर में बदलकर चूर चूर हो गया। अब बचा था उड़ता अजगरबाज। ये सबसे खतरनाक था। वह माया के चारों तरफ चक्कर काटता रहा, बिजली जैसी गति से। लेकिन माया ने आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाए और त्रिशूल को आकाश की ओर फेंक दिया। त्रिशूल से निकली एक नीलिमा ने अजगर बाज को जकड़ लिया। वह छटपटा कर नीचे गिरा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। योजक चिन्ह। सच्चाई का खुलासा। सब शांत हो गया। अंश, ध्रुव और वीरेन हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। टीचर माया ने धीरे से उनकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, तुमने आज देखा कि जंगल में सिर्फ ताकत से जीतना संभव नहीं। असली ताकत समझदारी और आत्मनियंत्रण है। अंश ने धीरे से पूछा, ये तिलस्मी प्राणी, ये कहाँ से आए? माया ने गहरी सांस ली। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है। इसके भीतर सदियों से जादू बसा है। जब तुम परीक्षा देते हो, तो जंगल भी तुम्हारी परीक्षा लेता है। जो डरता है, जो घमंड करता है, उसके सामने तिलस्मी प्राणी आते हैं। अंश ने सिर झुकाया। उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं वह भी भीतर से घबराया हुआ था। यही कारण था कि मैं जंगल के भीतर आई थी, माया ने कहा। क्योंकि कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जहां तुम्हें मदद लेनी पड़ती है। योजक चिन्ह। नई शुरुआत। टीचर माया ने तीनों को थका हुआ, घायल लेकिन जीवित देखा।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, हिम्मत दिखाए, लेकिन याद रखो ये तो बस शुरुआत है। अंश ने पहली बार खुद से वादा किया, मैं खुद को और मजबूत बनाऊंगा, सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी। योजक चिन्ह। समापन सभा। जंगल से लौटने के बाद रात को एक बार फिर सभी बच्चों को मैदान में इकट्ठा किया गया। टीचर माया ने घोषणा की, आज की जंगल परीक्षा में असली विजेता कोई टीम नहीं रही। असली विजेता वे हैं जिन्होंने सीखना चुना, डर से हार नहीं मानी। अंश, ध्रुव, वीरियन और दूसरी टीमें सबने तालियां बजाईं। मेघा और देव भी अब बदले हुए नजर आ रहे थे। उन्हें भी एहसास हो चुका था कि जंगल के सामने घमंड नहीं चलता। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे और अंश के दिल में भी एक नया तारा उग चुका था, हिम्मत का तारा। ये तिलस्मी जंगल की पहली सीख थी और असली सफर तो अभी शुरू हुआ था। रात बीत गई थी। तिलस्मी जानवरों से हुए उस भीषण संघर्ष के बाद अंश, ध्रुव और वीरियन को अब भी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन दिल के भीतर एक अनजानी उत्सुकता जाग चुकी थी। क्या यही जंगल की आखिरी परत थी या कुछ और भी था? टीचर माया ने सब छात्रों को 2 दिन का विश्राम दिया था ताकि वे अपने घाव भर सकें, पर अंश को चैन नहीं था। मुझे लगता है, अंश ने धीरे से कहा, जंगल के भीतर और भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें पुकार रहा है। ध्रुव और वीरियन ने उसे घूरा, फिर सहमति में सिर हिलाया। तो चलो, वीरियन फुसफुसाया, अगली रात ही चलते हैं। योजक चिन्ह। रहस्यमयी संकेत। अगली रात जब सभी छात्र अपने तंबुओं में थे, अंश, ध्रुव और वीरियन चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी में जंगल अजीब सा चमक रहा था। हवा में हल्की हल्की गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदा रहा हो। चलते चलते अचानक अंश के कदम रुक गए। सामने एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के बीच एक नीली चमकती लकीर थी। अंश ने झुककर देखा, एक तिलस्मी निशान। तीनों ने मिलकर जड़ों के बीच खुदाई शुरू की। धीरे धीरे वहां एक गहरा पत्थर उभर आया, जिसके ऊपर जटिल चिन्ह बने थे, और पत्थर के बीचों बीच थी एक छोटी दरार। यह कोई द्वार है, ध्रुव ने धीमे से कहा। अंश ने उस दरार पर हाथ रखा और जैसे ही उसने सोचा, पत्थर कांप उठा। एक रहस्यमयी सुरंग नीचे उतरती दिखाई दी। तैयार हो, अंश ने फुसफुसाया। हमेशा, वीरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने दिल थामकर सुरंग में कदम रखा। योजक चिन्ह। तिलस्मी गुफा। सुरंग भीतर जाकर एक विशाल गुफा में बदल गई थी। दीवारों पर नीली जड़ी बूटियों की चमकती बेलें थीं। गुफा के केंद्र में एक गोल मंच बना था, जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदे थे, और वहां खड़ा था एक रहस्यमयी व्यक्ति। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरी नीली चमक और हाथ में एक लाठी जो खुद धड़कती लगती थी। स्वागत है साहसी बच्चों, उस व्यक्ति ने गूंजती आवाज में कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर साहस कर आगे बढ़े। आप कौन हैं? अंश ने पूछा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं आचार्य वानर्य, जंगल के तिलस्मी रहस्यों का रक्षक। योजक चिन्ह। गुरु वानर्य का प्रस्ताव। आचार्य वानर्य ने गहरी नजरों से तीनों को देखा। तुमने डर का सामना किया, जिद दिखाए, जंगल ने तुम्हें स्वीकार किया है। अब तुम असली तिलस्मी शिक्षा के अधिकारी बन चुके हो। अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। पर याद रखो, वानर्य ने चेतावनी दी, जादू सीखना आसान नहीं, ये तुम्हें तोड़ भी सकता है, मार भी सकता है। तैयार हो? अंश ने बिना हिचक उत्तर दिया, हम तैयार हैं। ध्रुव और वीरियन ने भी सिर हिलाया। वानर्य ने मुस्कुराकर अपनी लाठी जमीन पर मारी। पूरा मंच नीली आग में घिर गया, पर आग ठंडी थी। तो आज से तुम्हारी तिलस्मी शिक्षा शुरू होती है। योजक चिन्ह। पहली तिलस्मी परीक्षा। वानर्य ने एक पत्थर से बनी किताब निकाली, जिसमें पुराने जादुई मंत्र लिखे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पहला मंत्र सीखना है, आत्मबल की ज्वाला। उन्होंने समझाया, यह मंत्र तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाएगा, लेकिन अगर मन डोल गया तो ये तुम्हें अंदर से भस्म भी कर सकता है। तीनों ने मंत्र दोहराया, ज्वलस्व मम चेतनाय उद्गच्छ बलवृत्य। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला, मंच के चारों ओर नीली लपटें उठने लगी। अंश ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी पीड़ा, क्रोध, डर सब छोड़ने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसके भीतर गर्मी की लहर दौड़ी। एक नीली चमक उसके चारों ओर फैल गई, लेकिन ध्रुव और वीरियन कांपने लगे। ध्रुव के माथे पर पसीना छलक आया और वीरियन तो कराहने लगा। वानर्य ने समय रहते अपनी लाठी घुमाई और दोनों को संभाल लिया। याद रखो, वानर्य ने कहा, तुम्हारे अंदर के राक्षस को हराना जरूरी है, वरना जादू तुम्हें ही खा जाएगा। योजक चिन्ह। अंश की पहली शक्ति। जब अंश ने आंखें खोली तो उसकी हथेलियों के बीच हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। यह उसकी पहली तिलस्मी शक्ति थी।
चेतना का स्पर्श जिससे वह किसी वस्तु या जीव के भीतर ऊर्जा का आभास कर सकता था। वानरिया ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। अंश, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति गहरी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। योजक चिन्ह, गुफा का रहस्य। शिक्षा पूरी होते ही वानरिया ने गुफा के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां दीवार पर एक विशाल चित्र उकेरा गया था। एक योद्धा जिसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में एक चमकता नीला पत्थर। ये कौन है? अंश ने विस्मय से पूछा। वानरिया ने धीरे से कहा, ये है नीलवीर, वह महान योद्धा जिसके बलिदान से यह नीला पत्थर बना। नील पत्थर, अंश ने फुसफुसाया। उसके दिमाग में बीती घटनाएं कौंध गईं जब वह नील पत्थर से शक्ति पाकर वार्मर्क को हराया था। वानरिया ने गंभीर होकर कहा, नील पत्थर की शक्ति अब तुम्हारे साथ बंधी है। तुम्हारा भाग्य इस जंगल, इस दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। अंश ने चुपचाप उस चित्र की ओर देखा। कहीं भीतर एक हलचल थी, एक आवाज थी जो कह रही थी, यात्रा अब असली रूप ले रही है। योजक चिन्ह, विदा की घड़ी। आचार्य वानरिया ने तीनों को विदा करते हुए कहा, जब अगली बार संकट आएगा तुम्हें अपनी शक्ति खुद खोजनी होगी। कोई मदद नहीं करेगा। पर आप? वीरियन ने घबराकर पूछा। वानरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां विश्वास होगा वहां मैं भी रहूंगा, लेकिन तुम्हें खुद लड़ना होगा। तीनों ने वानरिया को झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, सुरंग धीरे धीरे बंद हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। योजक चिन्ह, नए संकल्प। जब वे वापस लौटे तो जंगल का रंग फिर से सामान्य हो चुका था, लेकिन अंश जानता था अब वह वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। ध्रुव और वीरियन भी बदले बदले लग रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, एक नई चमक थी। अंश ने मन में ठान लिया, अब चाहे जितनी भी तिलस्मी बाधाएं आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने परिवार को, अपने गांव को बचाऊंगा, और खुद को भी। आकाश में चांद चमक रहा था, नीले प्रकाश में नहाया हुआ, और अंश के भीतर भी एक नई नीली ज्वाला जल रही थी। आगे जानने के लिए बने रहिए रिबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। 37 तिलस्मी गुफा में पहली परीक्षा। नीली ज्वाला के चारों ओर गुफा की दीवारें रहस्यमय चमक से जगमगा रही थीं। ठंडी हवा में हल्की हल्की गूंज थी, जैसे कोई पुराना मंत्र फुसफुसा रहा हो। अंश, ध्रुव और वीरियन तीनों खड़े थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आचार्य वानरिया, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी नीली आंखें गुफा में एक अलग ही शक्ति का संचार कर रही थी, उनके सामने खड़े थे। तुम तीनों ने जंगल की परीक्षा पार कर ली है, वानरिया ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। अब तुम्हारे सामने तिलस्मी शिक्षा की पहली परीक्षा है। ये परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगी, लेकिन सावधान रहना, ये शक्ति तुम्हें तोड़ भी सकती है। अंश ने अपने हाथों को कसकर मरोड़ा। वह जानता था कि यह परीक्षा आसान नहीं होगी। उसकी आंखों में गांव की यादें चमक रही थी, जले हुए घर, बहन की पुकार, पिता की सीख। सब कुछ उसकी ताकत बन चुका था। तैयार हो? वानरिया ने पूछा। तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। तो शुरू करते हैं। वानरिया ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी। नीली ज्वाला ने अचानक तेजी से आकार लिया और तीनों के चारों ओर नाचने लगी। ज्वाला की रोशनी में तीनों के चेहरे चमक उठे। मंत्र दोहराओ, वानरिया ने कहा। ज्वलस्व मम चेतनाय उद्गच्छ बलवृत्ते। तीनों ने एक साथ मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र उनके होठों से निकला, अंश के भीतर एक गर्माहट दौड़ी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अपने भीतर उतर गया। योजक चिन्ह, भीतर की यात्रा। अंश ने महसूस किया कि वह जंगल के बीच किसी अंधेरी गुफा में अकेला खड़ा है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ छवियां उभरने लगी। गांव की जलती हुई झोपड़ियां, पिता की चिंतित आंखें, बहन की मासूम मुस्कान। मैंने तुम्हें बचाया नहीं, अंश ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। डर मत अंश, एक धीमी आवाज फुसफुसाई। शक्ति डर में नहीं, उसे पार करने में है। अंश ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की सारी पीड़ा, गम और डर को एक कोने में रखा और अपने दिल की गहराई से एक चमकती हुई रोशनी को महसूस किया। जैसे ही उसने उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश की, एक नीली ज्वाला उसके चारों ओर फैल गई। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा में कुछ जाग उठा है, एक ऐसी शक्ति जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। योजक चिन्ह, ध्रुव और वीरियन की परीक्षा। गुफा में ध्रुव और वीरियन भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ध्रुव के मन में पिता की मृत्यु का गम और खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा थी। वह मंत्र दोहराते हुए कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वीरियन, जो हमेशा तेज और जोशीला था, इस बार अपने भीतर छुपी असफलताओं और अपमान का सामना कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह मंत्र पूरा करने की कोशिश कर रहा था।
वानरिया ने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर के राक्षस को हराना आसान नहीं, पर यही तिलिस्मी शिक्षा है। योजक चिन्ह हैश परीक्षा की समाप्ति। कुछ देर बाद नीली ज्वाला धीरे धीरे बुझने लगी। अंश ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ध्रुव और वीरेन भी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। वानरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अंश, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग रही है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अंश ने सिर झुकाया। उसके मन में एक नया संकल्प जगा था। वह अपनी बहन को बचाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और इस तिलिस्मी शक्ति को पूरी तरह समझेगा। योजक चिन्ह हैश रहस्यमय चित्र और भविष्य की झलक। वानरिया ने गुफा की दीवार पर एक प्राचीन चित्र की ओर इशारा किया। चित्र में एक योद्धा, एक लड़की और एक विशाल राक्षस थे। ये जंगल तुम्हारे परिवार से जुड़ा है अंश। तुम्हारी बहन इस रहस्य में बंधी है। अंश ने चित्र को ध्यान से देखा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ गया। ये रहस्य उसे कहीं न कहीं अपनी मंजिल की ओर खींच रहा था। योजक चिन्ह गुफा की रहस्यमयी ज्वाला बुझ चुकी थी। नीली रोशनी अब धीरे धीरे गुफा की दीवारों से फिसलती जा रही थी, जैसे कोई सपना जो जागते ही धुंधला पड़ जाए। अंश ने अपनी हथेली को देखा। उस पर हल्की नीली चमक अब भी थी, जैसे कोई निशान जो उसकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गया हो। आचार्य वानरिया ने तीनों की ओर देखा। अब तुम तिलिस्मी शिक्षा के अधिकारी हो, लेकिन याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। इस जंगल के हर पत्थर, हर पेड़ में कोई न कोई रहस्य छुपा है, और सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे अपने भीतर है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। वीरेन ने अपनी मुट्ठी भींची, जैसे वह खुद को और मजबूत करने की कसम खा रहा हो। अंश के मन में चित्र की छवि बार बार घूम रही थी। वह लड़की जो शायद उसकी बहन थी, और वह राक्षस जिसकी आंखों में नीली आग थी। अब लौटो, वानरिया ने कहा, तुम्हें एकेडमी में तुम्हारा इंतजार है, लेकिन जो सीखा है उसे मत भूलना। और अगर कभी फिर जंगल ने पुकारा तो डरना मत। तीनों ने झुककर आचार्य को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल पड़े। योजक चिन्ह हैश एकेडमी की ओर वापसी। जंगल की हवा अब भी रहस्यमयी थी, लेकिन अंश को लग रहा था कि पेड़ पौधे उसे पहचानने लगे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की सरसराहट में एक नई आत्मीयता थी। ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी। अंश, तुम्हें कैसा लग रहा है? अंश सोच में डूबा था। जैसे मैं बदल गया हूं, जैसे मेरे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो और उसके पीछे पूरी दुनिया छुपी हो। वीरेन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है हम सब बदल गए हैं। अब डर नहीं लगता, बस जानना है कि आगे क्या होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक अटूट टीम बन चुके थे। योजक चिन्ह हैश एकेडमी का बदलता माहौल। जैसे ही वे एकेडमी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, माहौल बदला बदला सा था। मैदान में हलचल थी। छात्र छात्राएं आपस में फुसफुसा रहे थे। कई चेहरों पर चिंता, कई पर उत्सुकता। ध्रुव ने एक परिचित छात्र से पूछा, क्या हुआ? कल रात एक अजीब घटना हुई, उसने धीमे से बताया। किसी ने एकेडमी के पुराने पुस्तकालय में तिलिस्मी चिन्ह बना दिए, और कुछ किताबें अपने आप उड़ने लगीं। वीरेन ने फुसफुसाया, ये तो वही तिलिस्मी ऊर्जा है जो हमने गुफा में देखी थी। अंश के मन में हलचल मच गई। क्या ये सब किसी बड़ी घटना का संकेत था? क्या जंगल की तिलिस्मी शक्ति अब एकेडमी में भी फैलने लगी थी? योजक चिन्ह हैश मेघा से मुलाकात। अंश जब अपने छात्रावास की ओर बढ़ा तो सामने मेघा खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जैसे ही उसने अंश को देखा, उसके चेहरे पर राहत की झलक आ गई। तुम कहाँ थे? उसने पूछा, आवाज में हल्का उलाहना था। अंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जंगल में, तिलिस्मी गुफा में। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। मेघा ने उसकी आंखों में झांका। तुम बदल गए हो अंश। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, कोई और ही चमक है। अंश ने सिर झुका लिया। शायद, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ भी हो, अकेले मत जाना। अब हम सब एक टीम हैं। अंश ने पहली बार महसूस किया, सच्ची ताकत सिर्फ भीतर से नहीं, अपनों के साथ से भी आती है। योजक चिन्ह हैश रहस्यमयी रात। रात को अंश अपने कमरे में बैठा था। नीली किताब उसकी मेज पर थी, जिस पर गुफा में मिले मंत्र और अनुभव लिखे हुए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक नया पृष्ठ खुला, जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, तिलिस्मी शक्ति जाग चुकी है। पुराने अभिशाप फिर से सिर उठा रहे हैं। ग्रेटर दैन, अगर समय रहते रहस्य नहीं सुलझाया गया तो अकेडमी पर बड़ा संकट आ सकता है। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान में वही नीला तारा चमक रहा था जो गुफा में दिखा था। क्या ये सब मेरे लिए है? उसने बुदबुदाया। तभी हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। अंश, समय आ गया है। योजक चिन्ह हैश अगले दिन की चुनौती। सुबह होते ही एकेडमी के मुख्य हॉल में सभा बुलाई गई। निदेशक, सभी शिक्षक और छात्र एकत्र थे। निदेशक ने गंभीर स्वर में कहा, पिछली रात एकेडमी में तिलिस्मी ऊर्जा का असामान्य संचार हुआ है। कोई है जो प्राचीन शक्तियों को जगाने की कोशिश कर रहा है। हम सबको सतर्क रहना होगा। आज से हर छात्र को अपनी शक्ति, अपनी समझ और अपनी एकता की परीक्षा देनी होगी। अंश ने ध्रुव और वीरेन की ओर देखा। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया। अब उनकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप एकेडमी के प्रांगण में बिखरी थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर छात्र, हर शिक्षक, हर कोना जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट महसूस कर रहा था। अंश, ध्रुव, वीरेन और मेघा एक साथ भोजन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देव, विक्रम और दिव्यांशु भी मिल गए। सभी के चेहरों पर गंभीरता थी। तुमने भी सुना? मेघा ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया। कोई तिलिस्मी शक्ति जाग चुकी है। शायद किसी ने जानबूझकर किया है। वीरेन ने फुसफुसाया, मुझे लगता है कोई अंदरूनी दुश्मन है। कोई जो नहीं चाहता कि हम सफल हों। अंश चुप था। उसके मन में रात की किताब की पंक्तियां गूंज रही थीं। अगर समय रहते रहस्य नहीं सुलझाया गया तो अकेडमी पर बड़ा संकट आ सकता है। योजक चिन्ह हैश रहस्यमयी घटना। भोजन कक्ष में अचानक एक शोर मच गया। कुछ छात्र भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ था। पुस्तकालय में कुछ अजीब हो रहा है। एक लड़की चिल्लाए, किताबें अपने आप उड़ रही हैं और दीवारों पर नीली रोशनी के चिन्ह बन गए हैं। शिक्षक माया और निदेशक तुरंत भागे। अंश, मेघा, ध्रुव, वीरेन और बाकी दोस्त भी उनके पीछे दौड़ पड़े। योजक चिन्ह हैश पुस्तकालय का रहस्य। पुस्तकालय का दृश्य किसी जादुई फिल्म से कम नहीं था। सैकड़ों किताबें हवा में गोल गोल घूम रही थीं। दीवारों पर नीली रोशनी से बने तिलिस्मी चिन्ह चमक रहे थे। बीचों बीच एक पुरानी किताब हवा में खुली थी। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। कोई मंत्र पढ़ रहा है, माया ने फुसफुसाया। निदेशक ने छड़ी उठाकर मंत्र पढ़ा, शांत हो, तिलिस्मी ऊर्जा, एकेडमी की रक्षा के लिए बंधन स्थापित हो। कुछ देर बाद किताबें धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं, लेकिन पुरानी किताब अब भी हवा में चमक रही थी। अंश ने साहस करके आगे बढ़ते हुए किताब को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब के पास पहुंची, एक नीला प्रकाश फूटा और अंश की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। योजक चिन्ह हैश अंश का तिलिस्मी दर्शन। अंश ने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। चारों ओर नीली ज्वाला थी। सामने एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद वस्त्र और आंखों में वही नीली चमक। कौन हो तुम? अंश ने कांपती आवाज में पूछा। मैं हूं तिलिस्मी रक्षक, परछाई ने उत्तर दिया। तुम्हारे भीतर जागी शक्ति ने मुझे बुलाया है। मुझे क्या करना है? अंश ने पूछा। एकेडमी पर संकट है। तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपी तिलिस्मी ऊर्जा को पहचानना होगा। पहली परीक्षा डर और लालच की। अगर तुम हार गए तो तिलिस्मी शक्ति तुम्हें निगल लेगी। अगर जीत गए तो तुम्हारे लिए अगला द्वार खुलेगा। अंश ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। योजक चिन्ह हैश पहली परीक्षा डर और लालच। अंश के सामने अचानक उसका पुराना गांव उभर आया। जलती झोपड़ियां, रोती बहन, पिता की लाचार आंखें। एक तरफ डर था, तुम फिर असफल हो जाओगे। दूसरी तरफ लालच, अगर तुम्हारे पास और शक्ति होती तो सब बच जाता। अंश का दिल डोलने लगा। लेकिन तभी उसे मेघा, ध्रुव, वीरेन की आवाजें सुनाई दी। तुम अकेले नहीं हो, अंश। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को पुकारा। मैं अपने डर और लालच से बड़ा हूं। मैं तिलिस्मी जंगल का बेटा हूं। नीली ज्वाला भड़क उठी। डर और लालच की परछायां जलकर राख हो गईं। योजक चिन्ह हैश पुस्तकालय में वापसी। अंश की आंखें खुली। वह फिर से पुस्तकालय में था। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब उस पर एक नया चिन्ह उभर आया था, एक नीला अंकुर जो जीवन और शक्ति का प्रतीक था। शिक्षक माया ने उसकी ओर देखा। तुमने क्या देखा? अंश ने धीरे से उत्तर दिया, मेरी पहली परीक्षा थी। डर और लालच को हराया है। निदेशक ने सिर हिलाया। ये तिलिस्मी किताब अब तुम्हारी है, अंश। इसमें छिपे रहस्य तुम्हें अगली परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। योजक चिन्ह हैश टीम की एकता। बाहर निकलते ही मेघा, ध्रुव, वीरेन, देव, विक्रम, दिव्यांशु सबने अंश को घेर लिया। क्या हुआ था? ध्रुव ने पूछा। अंश ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जानता हूं हमारी असली ताकत हमारी एकता है। अकेले कोई तिलिस्मी शक्ति नहीं जीत सकता।
मेघा ने उसका हाथ दबाया। हम सब तुम्हारे साथ हैं अंश। वीरेन ने हंसते हुए कहा, अब तो असली रोमांच शुरू हुआ है। 38 टीम वर्क की परीक्षा और नया खतरा। सुबह की पहली किरण के साथ ही एकेडमी के प्रांगण में हलचल मच गई थी। निदेशक और सभी शिक्षक मुख्य मंच पर खड़े थे। छात्रों को बुलाया गया, हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। निदेशक ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से तिलिस्मी परीक्षाओं का दूसरा चरण शुरू होता है, टीम वर्क की परीक्षा। हर टीम को जंगल के भीतर भेजा जाएगा, जहां उन्हें एक तिलिस्मी रहस्य सुलझाना है। याद रहे, ये परीक्षा सिर्फ ताकत की नहीं, एकता, समझदारी और विश्वास की भी है। अंश ने ध्रुव, वीरेन, मेघा, देव, विक्रम और दिव्यांशु की ओर देखा। सबकी आंखों में जोश था। हमारी टीम तैयार है? अंश ने मुस्कुराकर पूछा। हमेशा, ध्रुव ने ठहाका लगाया। योजक चिन्ह जंगल की ओर प्रस्थान। हर टीम को एक एक तिलिस्मी नक्शा दिया गया। अंश की टीम को नीले जल के झरने तक पहुंचना था, जहां एक रहस्यमयी तिलिस्मी पत्थर छुपा था। रास्ते में कई तरह की बाधाएं थीं, जादुई प्राणी, भ्रमित करने वाले रास्ते और समय की सीमा। जंगल में घुसते ही पेड़ों की छाया और हवा की सरसराहट ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया। हर कोई सतर्क था। नक्शा कहता है, हमें उत्तर पूर्व की ओर जाना है, विक्रम ने कहा। लेकिन ये रास्ता तो एकदम वीरान है, मेघा ने चिंतित स्वर में कहा। यही तिलिस्मी जंगल की चाल है, दिव्यांशु ने फुसफुसाया, ये रास्ते बदल देता है। योजक चिन्ह पहली बाधा, भ्रम का जाल। अचानक चारों ओर धुंध छा गई। हर किसी को लगा जैसे उसके साथी कहीं खो गए हैं। अंश के सामने अचानक उसका गांव आ गया, मां की पुकार, बहन की हंसी। ध्रुव को अपने पिता की झलक दिखी। वीरेन को बचपन की कोई कड़वी याद घेरने लगी। ये सब भ्रम है, अंश ने जोर से कहा। हम साथ हैं, एक दूसरे की आवाज सुनो। मेघा ने अपनी शक्ति से हवा का झोंका चलाया। ध्रुव ने जमीन पर हाथ रखकर कंपन पैदा किया। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यही असली टीम वर्क है, देव ने मुस्कुराकर कहा। योजक चिन्ह दूसरी बाधा, तिलिस्मी प्राणी। अभी वे आगे बढ़ ही रहे थे कि एक विशालकाय जादुई बिच्छू रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी पूंछ से नीली आग की बूंदें टपक रही थीं। सावधान, विक्रम ने चेतावनी दी। बिच्छू ने हमला किया, उसकी पूंछ से निकली नीली आग मेघा की ओर बढ़ी। मेघा ने हवा की दीवार बनाई, ध्रुव ने जमीन से मिट्टी का ढेर खड़ा किया। वीरेन ने आग की लपटें छोड़ी, लेकिन बिच्छू और भड़क गया। हम सबको एक साथ वार करना होगा, अंश ने कहा। सबने अपनी अपनी शक्ति को जोड़कर एक तिलिस्मी घेरा बनाया। अंश ने अपनी नीली किताब से मंत्र पढ़ा, संयुज्य स्वबलम तिलिस्मी रक्षा। नीली रोशनी का घेरा बिच्छू के चारों ओर फैल गया। बिच्छू छटपटाकर धुएं में बदल गया। योजक चिन्ह रहस्यमयी पत्थर की खोज। झरने के पास पहुंचते ही एक नीला तिलिस्मी पत्थर पानी के नीचे चमक रहा था। लेकिन जैसे ही अंश ने उसे छूने की कोशिश की, पत्थर के चारों ओर एक तिलिस्मी घेरा बन गया। ये पत्थर तभी खुलेगा जब हमारी टीम का हर सदस्य अपने डर को स्वीकारेगा, मेघा ने किताब पढ़कर बताया। हर किसी ने अपने डर को जोर से बोला। ध्रुव, मुझे असफलता से डर लगता है। वीरेन, मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। मेघा, मुझे अपनों को खोने से डर लगता है। अंश, मुझे खुद को खो देने से डर लगता है। जैसे ही सबने अपने डर स्वीकारे, पत्थर का घेरा टूट गया और उसमें से एक नीला अंकुर निकला। योजक चिन्ह नया खतरा, रहस्यमयी परछाई। टीम जैसे ही लौटने लगी, जंगल के अंधेरे में एक काली परछाई उनका पीछा करने लगी। उसकी आंखों में लाल आग थी और उसके हाथ में एक तिलिस्मी छड़ी थी। यह कोई छात्र नहीं, कोई बाहरी तिलिस्मी जादूगर है, दिव्यांशु ने डरते हुए कहा। परछाई ने जोर से मंत्र पढ़ा, तिलिस्मी शक्ति, इन्हें जकड़ ले। अंश ने अपनी किताब से नीला प्रकाश निकाला और टीम के चारों ओर घेरा बना दिया। परछाई तिलमिला उठी, लेकिन वह गायब हो गई। जाते जाते उसने चेतावनी दी, तुम सबने तिलिस्मी रहस्य को छेड़ा है, अब असली युद्ध शुरू होगा। योजक चिन्ह वापसी और निदेशक की चेतावनी। टीम जैसे तैसे एकेडमी लौटी। निदेशक ने सबकी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, तुम सबने साहस दिखाया, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। तिलिस्मी एकेडमी पर खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से भी आ सकता है। अंश ने अपनी किताब में लिखा, ग्रेटर देन। आज पहली बार लगा कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। ग्रेटर देन, हम सब एक हैं, लेकिन क्या हमारी एकता इस नए खतरे को झेल पाएगी? आसमान में बादल घिर आए थे। एक नई रात, एक नया रहस्य और एक नई चुनौती अंश और उसकी टीम का इंतजार कर रही थी। योजक चिन्ह
अंश, मेघा, ध्रुव, वीर्यन और आचार्य वानर्य मंदिर से भागते हुए अकेडमी की ओर दौड़ पड़े। जंगल की हवाओं में बेचैनी थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे चेतावनी दे रही थी, जल्दी करो, समय कम है। रास्ते भर अंश के मन में देव की छवि घूम रही थी, वह दोस्त जो अब शत्रु बन चुका था। क्या मैं पहचान नहीं पाया? क्या और भी कोई है जो छुपा हुआ दुश्मन है? उसका दिल भारी था, लेकिन समय नहीं था सोचने का। अकेडमी खतरे में थी। योजक चिन्ह अकेडमी का मैदान, खतरे की घंटी। जैसे ही वे अकेडमी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां अफरा-तफरी मची थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जिनमें से नीली लाल बिजली चमक रही थी। छात्र और शिक्षक मैदान में इकट्ठा थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और घबराहट थी। मुख्य भवन के ऊपर काले धुएं की एक विशाल परछाई घूम रही थी। वही तिलस्मी मास्टर जिसने देव को अपने वश में कर लिया था। उसके चारों ओर कई तिलस्मी प्राणी मंडरा रहे थे, धुएं के भेड़िए, आके पक्षी और बर्फ के अजगर। हर ओर चीख पुकार थी। निदेशक और शिक्षक अपनी शक्ति से एक रक्षात्मक घेरा बनाए खड़े थे, लेकिन वह घेरा धीरे धीरे टूट रहा था। योजक चिन्ह मैदान में टकराव। अंश ने बिना देर किए अपनी टीम को इशारा किया। हमें सबको एक साथ लड़ना होगा। अपनी अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करो। ध्रुव ने जमीन पर हाथ रखकर मिट्टी की दीवारें खड़ी की, जिससे कई छात्रों को शरण मिली। वीर्यन ने आग के गोले बनाकर तिलस्मी भेड़ियों को रोका। मेघा ने हवा के बवंडर से आग के पक्षियों को दूर फेंका। अंश ने अपनी नीली किताब खोली। आकाश तत्व, मेरी आत्मा की शक्ति, जागो। उसके चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हवा और आकाश को अपनी इच्छा से मोड़ सकता है। योजक चिन्ह देव का सामना। अचानक देव उसके सामने आ गया, आंखें लाल, चेहरा विकृत और उसके चारों ओर काला धुआं। अंश, देव की आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचा सकता। तिलस्मी मास्टर की शक्ति अजेय है। अंश ने दृढ़ता से कहा, तुम मेरे दोस्त थे, देव। मैं जानता हूं, कहीं न कहीं तुम अब भी वही हो। देव ने हंसते हुए कहा, अब मैं सिर्फ मास्टर का सेवक हूं। उसने काले धुएं का गोला अंश की ओर फेंका। अंश ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। नीली आकाश शक्ति से एक चमकदार ढाल बन गई। धुआं टकराकर बिखर गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देव। अंश ने अपनी शक्ति से देव के चारों ओर नीला घेरा बना दिया। देव छटपटाया, लेकिन घेरा मजबूत था। याद करो, देव, हमारी दोस्ती, हमारी कस्में। अंश की आवाज में दर्द था। देव की आंखों में एक पल के लिए लाल रंग फीका पड़ा, लेकिन फिर मास्टर की छाया और गहरी हो गई। योजक चिन्ह तिलस्मी मास्टर का प्रकट होना। आसमान में बिजली कड़की। मुख्य भवन के ऊपर तिलस्मी मास्टर की काली परछाई और विशाल हो गई। उसकी आवाज गूंजी, बहुत हो गया, अब मैं खुद सामने आऊंगा। काले धुएं से एक मानवाकार आकृति बनी, लंबा, डरावना, आंखों में लाल अंगारे और हाथ में तिलस्मी छड़ी। अंश, मास्टर गर्जा, तुम्हारी आकाश शक्ति मुझे दो, वरना पूरी एकेडमी को राख कर दूंगा। अंश ने साहस से कहा, अगर मेरी शक्ति चाहिए तो पहले मुझे हराओ। मास्टर ने छड़ी घुमाए, आसमान से काली बिजली गिरी, मैदान में आग लग गई। योजक चिन्ह आकाश शक्ति का जागरण। अंश ने अपनी पूरी शक्ति समेटी। उसने अपनी किताब से मंत्र पढ़ा। आकाश तत्व, अनंत रक्षक, मेरे साथ हो। नीला प्रकाश आसमान तक फैल गया। अंश के चारों ओर हवा का बवंडर उठा। उसने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। बादल फट गए, नीली बिजली चमकी और पूरी एकेडमी पर एक तिलस्मी ढाल बन गई। मास्टर ने जोर से हमला किया, लेकिन उसकी काली बिजली नीली ढाल से टकराकर बिखर गई। छात्रों और शिक्षकों ने एक साथ तालियां बजाईं। अंश, अंश, अंश। योजक चिन्ह भावनात्मक मोड़। अंश ने देव की ओर देखा। अब भी देर नहीं हुई, देव। लड़ो अपने भीतर के अंधकार से। मेघा ने भी देव का हाथ थामा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने चीखते हुए अपनी छाया को तोड़ने की कोशिश की। अंश और मेघा ने मिलकर अपनी शक्ति देव को दी। अचानक देव के चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। काला धुआं छट गया। देव जमीन पर गिर पड़ा, थका लेकिन मुक्त। योजक चिन्ह तिलस्मी मास्टर की हार अभी अस्थायी। मास्टर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। उसकी परछाई काले तूफान में बदलकर आसमान में गायब हो गई। पूरा मैदान शांत हो गया। अंश, मेघा, ध्रुव, वीर्यन, देव सब थके लेकिन विजयी। निदेशक ने मंच से घोषणा की, आज तिलस्मी एकेडमी को बचाने वाले हमारे छात्र हैं, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। मास्टर की असली पहचान और उसके इरादे जानना अभी बाकी है। योजक चिन्ह अध्याय का समापन। रात को अंश ने अपनी नीली किताब में लिखा,
ग्रेटर देन आज मैंने अपनी आकाश शक्ति को पहचाना। ग्रेटर देन दोस्ती की ताकत ने अंधकार को हराया। ग्रेटर देन लेकिन मास्टर की छाया अब भी मंडरा रही है। ग्रेटर देन क्या मैं तैयार हूं अगले युद्ध के लिए। ग्रेटर देन अब मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त, मेरी आत्मा और पूरा आकाश मेरे साथ है। आसमान साफ था, तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन अंश की आकाश शक्ति के जागरण और अकेडमी की रक्षा के बाद पूरा परिसर राहत की सांस ले रहा था। लेकिन अंश जानता था ये शांति अस्थायी है। मास्टर की परछाई अब भी आसमान में मंडरा रही थी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह है कौन। तारांकन अकेडमी में गुप्त जांच। सुबह होते ही निदेशक और आचार्य वानर्य ने सभी छात्रों और शिक्षकों को मुख्य हॉल में बुलाया। हमारे बीच कोई है जो मास्टर से मिला हुआ है, निदेशक ने गंभीर स्वर में कहा। अब से हर छात्र और शिक्षक की जांच होगी। तिलस्मी घेरा बनाया जाएगा जिसमें छुपी ऊर्जा और झूठ पकड़ा जा सकेगा। अंश, मेघा, ध्रुव, वीर्यन, देव, विक्रम, दिव्यांशु सबकी धड़कनें तेज थीं। जांच शुरू हुई। एक एक कर सभी को तिलस्मी घेरे में खड़ा किया गया। अंश के भीतर हल्की घबराहट थी, क्या कोई और भी है जो मास्टर का एजेंट है। मेघा और अंश, रिश्ते की नई शुरुआत। जांच के बाद मेघा अंश के पास आए। तुम ठीक हो? अंश ने सिर हिलाया। ठीक तो हूं, लेकिन मन में बेचैनी है। मास्टर की असली पहचान अब भी छुपी है। मेघा ने उसका हाथ थामा। याद है जब हम पहली बार मिले थे, उस दिन भी तुम्हारी आंखों में डर था, लेकिन आज उनमें सिर्फ हिम्मत है। अंश मुस्कुराया। तुम्हारे साथ होने से ही ये हिम्मत आई है। मेघा ने हल्के से सिर झुकाया। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंश के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। शायद ये दोस्ती से आगे की शुरुआत थी, या शायद बस एक सच्ची टीम की ताकत। मास्टर की पहचान का पहला संकेत। शाम को जब सब अपने अपने कमरे में थे, अंश की नीली किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर तिलस्मी अक्षर उभर आए। ग्रेटर देन मास्टर की असली पहचान अतीत में छुपी है। ग्रेटर देन जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है, वही सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। ग्रेटर देन वृक्षगुरु से मिलो, उनके पास है एक पुराना रहस्य। अंश चौंक गया। वृक्षगुरु जो हमेशा शांत, गूढ़ और रहस्यमयी रहे थे, क्या उनके पास सचमुच कोई ऐसा रहस्य है जो मास्टर की पहचान खोल सकता है। वृक्षगुरु से मुलाकात। अंश, मेघा, ध्रुव और वीरेन रात को चुपके से वृक्षगुरु के कक्ष में पहुंचे। वृक्षगुरु एक पुराने बरगद के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अंश ने धीरे से पुकारा, गुरुजी। वृक्षगुरु ने आंखें खोली, उनकी आंखों में गहराई थी। तुम आ गए अंश। मुझे पता था एक दिन तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। मास्टर कौन है गुरुजी? अंश ने सीधा सवाल किया। वृक्षगुरु ने लंबी सांस ली। बहुत साल पहले एक और अकेडमी थी, तिलस्मी विद्या की सबसे पुरानी। वहां एक छात्र था, बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन भीतर से असंतुष्ट। उसे लगता था तिलस्मी शक्ति सब पर राज करने के लिए है। उसका नाम था आरुष। अंश ने हैरानी से पूछा, क्या वही मास्टर है? वृक्षगुरु ने सिर हिलाया। हाँ। आरुष ने विद्रोह किया, प्राचीन जादू चुराया और जंगल के अंधकार में खो गया। वह अब पूरी तिलस्मी दुनिया को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन उसके पास अकेले इतनी शक्ति नहीं थी। उसने अपने एजेंट तैयार किए, कुछ ऐसे लोग जो दिखते हमारे जैसे हैं, लेकिन भीतर से उसकी छाया है। तो क्या हमारे बीच भी कोई उसकी छाया है? मेघा ने घबराकर पूछा। शायद, वृक्षगुरु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, लेकिन उसकी असली पहचान तभी खुलेगी जब तुम अंश अपने आकाश तत्व की अगली परत को जगाओगे। अगली परीक्षा की घोषणा। अगले दिन निदेशक ने घोषणा की, अब अंतिम तिलस्मी परीक्षा होगी, आत्मा का द्वार। हर छात्र को अपने भीतर के सबसे बड़े डर, सबसे बड़े झूठ और सबसे गहरे रहस्य का सामना करना होगा। जो पास होगा वही असली तिलस्मी योद्धा कहलाएगा। अंश ने अपनी किताब में लिखा। ग्रेटर देन अब सब कुछ दांव पर है। ग्रेटर देन मास्टर की पहचान, अपनी आत्मा की गहराई और दोस्ती का असली इम्तिहान। ग्रेटर देन क्या मैं खुद को पहचान पाऊंगा? ग्रेटर देन क्या हम सब मिलकर मास्टर को हरा पाएंगे? रात गहरी थी, लेकिन अंश की आंखों में एक नई उम्मीद थी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ थे उसके दोस्त, उसका आत्म तत्व और वह रहस्य जो उजाले का इंतजार कर रहा था। 39 आत्मा का द्वार, सबसे कठिन परीक्षा। सुबह की पहली किरण के साथ ही एकेडमी का माहौल बदल गया था। मैदान के बीचों बीच प्राचीन मंत्रों से घिरा एक गोल तिलस्मी द्वार बना दिया गया था। उसके चारों ओर नीली, सुनहरी और बैंगनी रोशनी की लहरें दौड़ रही थीं। हर छात्र के चेहरे पर घबराहट और उम्मीद की मिली जुली छाया थी।
निदेशक ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। आज से आत्मा का द्वार परीक्षा शुरू होती है। हर छात्र को अकेले इस द्वार से गुजरना होगा। भीतर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा सबसे बड़ा डर, सबसे गहरा झूठ और सबसे छुपा हुआ रहस्य। जो खुद को जीत लेगा वही असली तिलिस्मी योद्धा कहलाएगा। अंश, मेघा, ध्रुव, वीर्यन, देव सब कतार में खड़े थे। सबसे पहले बारी आई मेघा की। योजक चिन्ह हैश मेघा की परीक्षा। मेघा ने जैसे ही द्वार पार किया उसके चारों ओर धुंध छा गई। वह अपने पुराने घर के आंगन में थी जहां उसकी मां बीमार थी और वह खुद असहाय। मां की आवाज आई, क्या तुम मुझे बचा सकती थी? मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पूरी कोशिश की थी मां। तभी धुंध में से एक परछाई निकली, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, लेकिन सच्ची शक्ति खुद को माफ करने में है। मेघा ने गहरी सांस ली, अपनी मां की परछाई को गले लगाया और द्वार पार कर गई। योजक चिन्ह हैश ध्रुव की परीक्षा। ध्रुव के सामने उसका पुराना गांव था जहां उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पाए? ध्रुव का दिल टूटने लगा। तभी उसके भीतर से आवाज आई, तुम तब बच्चे थे लेकिन अब तुम्हारे पास हिम्मत है। अपने डर को स्वीकारो और आगे बढ़ो। ध्रुव ने आंसू पोंछे और द्वार पार किया। योजक चिन्ह हैश वीर्यन की परीक्षा। वीर्यन के सामने उसका अकेलापन था। बचपन में दोस्त नहीं थे, सब उसे तिरस्कार से देखते थे। क्या तुम कभी सच्चा दोस्त बन पाओगे? वीर्यन ने खुद से कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे पास मेरी टीम है। उसने अपने डर को स्वीकारा और द्वार पार कर गया। योजक चिन्ह हैश देव की परीक्षा। देव के सामने उसकी अपनी छाया खड़ी थी, वही छाया जिसने उसे मास्टर के वश में किया था। क्या तुम फिर से मेरे वश में आ जाओगे? देव कांप गया, लेकिन उसने अंश और मेघा की याद की और दृढ़ता से बोला, अब नहीं, मैं अपनी आत्मा का स्वामी हूं। छाया टूट गई और देव द्वार पार कर गया। योजक चिन्ह हैश अंश की परीक्षा। अब बारी थी अंश की। उसने गहरी सांस ली और आत्मा के द्वार में प्रवेश किया। चारों ओर अंधकार था। अचानक उसके सामने उसका पूरा अतीत उभर आया। गांव की आग, बहन की चीख, पिता की लाचारी और सबसे बड़ा उसका खुद से डर। क्या मैं कभी अपनी बहन को बचा पाऊंगा? क्या मैं असली तिलिस्मी योद्धा हूं या बस एक डरा हुआ बच्चा? तभी सामने मास्टर की छाया उभरी। तुम्हारे भीतर डर है, कमजोरी है। तुम्हारी आकाश शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अंश ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर के आकाश को महसूस किया, अनंत, शांत, सब कुछ समेटने वाला। उसने खुद से कहा, मेरा डर भी मेरा हिस्सा है, मैं उसे अपनाता हूं और उससे बड़ा बनता हूं। नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। मास्टर की छाया चीखती हुई पीछे हट गई। अंश ने आत्मा का द्वार पार कर लिया। योजक चिन्ह हैश मास्टर की छाया का हमला। जैसे ही सभी पास हुए, तिलिस्मी द्वार के ऊपर काले बादल घिर आए। मास्टर की आवाज गूंजी, बहुत हो गया, अब मैं खुद आऊंगा। आसमान से काली बिजली गिरी और मैदान में मास्टर की परछाई प्रकट हो गई। उसके साथ कई तिलिस्मी प्राणी भी थे, धुएं के राक्षस, बर्फ के अजगर, आग के भेड़िए। निदेशक और शिक्षक रक्षात्मक घेरे में आ गए। अंश, मेघा, ध्रुव, वीर्यन, देव सबने अपनी शक्ति एकजुट की। योजक चिन्ह हैश आकाश शक्ति का नया रूप। मास्टर ने अंश की ओर इशारा किया, अब दिखाओ तुम्हारी आकाश शक्ति कितनी बड़ी है। अंश ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ा, आकाश तत्व, अनंत रक्षक, मेरे भीतर समा जा। मेरी आत्मा, मेरी टीम और पूरी एकेडमी की रक्षा कर। नीला प्रकाश आसमान तक फैल गया। अंश के चारों ओर तिलिस्मी पंख उगाए, जैसे वह खुद आकाश का योद्धा बन गया हो। उसने हाथ फैलाए, एक विशाल नीला घेरा बना जिसमें सब साथी, शिक्षक और छात्र सुरक्षित हो गए। मास्टर की काली बिजली उस घेरे से टकराकर बिखर गई। मास्टर चीखता रहा, यह असंभव है, कोई इतनी शक्ति नहीं रोक सकता। अंश ने दृढ़ता से कहा, सच्ची शक्ति डर, झूठ और अकेलेपन को अपनाकर एकता से आती है। आज से तिलिस्मी एकेडमी और जंगल सुरक्षित है। मास्टर की छाया टूट गई और काले बादल छट गए। तिलिस्मी एकेडमी में जीत का उत्सव था, लेकिन अंश के मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था, मास्टर की असली पहचान क्या है? तारांकन। आकाश शक्ति के जागरण के बाद सब कुछ बदल गया था, पर जंगल की हवा में अब भी एक अनकही बेचैनी थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अंश की नीली किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर शब्द उभरे, ग्रेटर देन, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ग्रेटर देन मास्टर की असली पहचान तुम्हारे अतीत और तुम्हारी बहन से जुड़ी है। ग्रेटर देन तिलिस्मी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाओ, वहां मिलेगा अंतिम उत्तर। अंश की आंखों में चमक आ गई। उसने मेघा, ध्रुव, वीर्यन और देव को जगाया।
हमें आज रात ही जंगल के भीतर जाना होगा, अंश ने दृढ़ता से कहा। योजक चिन्ह तिलस्मी जंगल की गहराई में पांचों चुपचाप जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ पौधे, बैले और हवा भी जैसे फुसफुसा रही थी, सावधान रहो, अंतिम परीक्षा बाकी है। आखिर वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे, जिसके बीचों बीच एक छोटा द्वीप था। द्वीप के ऊपर एक प्राचीन मंदिर की छाया थी और मंदिर के द्वार पर वही तिलस्मी चिन्ह चमक रहा था जो अंश की किताब में था। यही है वह जगह, अंश ने फुसफुसाया। योजक चिन्ह मंदिर के भीतर। मंदिर के अंदर चारों ओर नीली, बैंगनी और सुनहरी रोशनी थी। बीचों बीच एक गोल मंच और मंच के ऊपर एक कांच का तिलस्मी पिंजरा जिसमें एक लड़की बेहोश पड़ी थी। अंश की आंखों से आंसू बह निकले। तारांकन, मिया। तारांकन, उसकी बहन, जिसे वह बरसों से खोज रहा था, उसके सामने थी। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक परछाई निकली, लंबा, काले वस्त्रों में, आंखों में लाल अंगारे। स्वागत है अंश, वह गरजा। मैं हूं आरुष, तुम्हारा मास्टर। और यह है तुम्हारी बहन मिया। क्या तुम उसे बचा सकते हो? योजक चिन्ह मास्टर का असली चेहरा। अंश ने साहस से कहा, तुम्हारी असली पहचान अब सामने है आरुष। तुमने मेरी बहन को क्यों बंदी बनाया? आरुष हंसा। मिया के भीतर है सबसे प्राचीन तिलस्मी शक्ति, जीवन का बीज। अगर वह मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरी तिलस्मी दुनिया का स्वामी बन सकता हूं। मेघा, ध्रुव, वीरियन, देव सबने अपने अपने हथियार तान लिए। तुम्हें मिया तक पहुंचने के लिए मुझसे लड़ना होगा। अंश ने अपनी आकाश शक्ति को केंद्रित किया। योजक चिन्ह अंतिम युद्ध। आरुष ने अपने चारों ओर काले धुएं के राक्षस बुला लिए। मेघा ने हवा के भंवर, ध्रुव ने जमीन की दीवारें, वीरियन ने अग्नि के गोले, देव ने जल की धाराएं, सबने मिलकर राक्षसों को रोका। अंश सीधे मंच की ओर बढ़ा। आरुष ने तिलस्मी छड़ी से बिजली चलाई, लेकिन अंश ने अपनी नीली ढाल से उसे रोक लिया। मिया, मेरी आवाज सुनो, अंश ने जोर से पुकारा। मिया की आंखें खुली, उनमें वही नीली चमक थी जो अंश की शक्ति में थी। भैया, मिया की धीमी आवाज आई। अंश ने अपनी किताब से मंत्र पढ़ा। जीवन का बीज, जागो। प्राचीन शक्ति, अपने रक्षक को पहचानो। नीली, सुनहरी और हरी रोशनी मंच पर फैल गई। मिया के चारों ओर से तिलस्मी पिंजरा टूट गया। उसके हाथों में जीवन का बीज चमकने लगा। योजक चिन्ह आरुष की हार। आरुष ने आखिरी बार हमला किया। तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। मिया ने अपनी शक्ति से एक हरी लहर छोड़ी। आरुष के चारों ओर बेलें लिपट गईं और उसकी परछाई टूट गई। अंश, मिया और सभी दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। तिलस्मी जंगल, अपने बच्चों की रक्षा कर। मंदिर में उजाला छा गया। आरुष की छाया धूल में बदल गई। योजक चिन्ह अंतिम रहस्य और नई शुरुआत। मिया ने अंश को गले लगाया। तुमने मुझे बचा लिया भैया। अंश की आंखों में आंसू थे। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मेघा, ध्रुव, वीरियन, देव सबने मिलकर मंदिर के बाहर तिलस्मी जंगल को प्रणाम किया। मिया ने मुस्कुराकर कहा, अब जीवन का बीज पूरी तिलस्मी दुनिया की रक्षा करेगा। अंश ने अपनी किताब में आखिरी बार लिखा, ग्रेटर देन। आज मैंने अपने अतीत, डर और सबसे बड़े रहस्य का सामना किया। ग्रेटर देन मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी टीम, यही मेरी असली शक्ति है। ग्रेटर देन तिलस्मी जंगल अब सुरक्षित है। ग्रेटर देन, लेकिन असली जादू तो दोस्ती, विश्वास और प्यार में है। नया सवेरा, छुपा अंधकार। अकेडमी में जश्न का माहौल था। अंश, मिया, मेघा, ध्रुव, वीरियन और देव को सबने घेर लिया था। निदेशक ने घोषणा की, आज से तिलस्मी जंगल और अकेडमी के रक्षक हमारे ये नायक हैं। मिया अंश के पास आए, मुस्कुराए और बोली, अब सब ठीक है भैया। चलो जंगल के मंदिर में जीवन का बीज स्थापित करें। अंश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। मिया की मुस्कान में कुछ अजीब था, वो वैसी नहीं थी जैसी अंश की यादों में थी। योजक चिन्ह रात का रहस्य। रात को जब सब सो गए, अंश की नीली किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर शब्द उभरे, ग्रेटर देन। सावधान, ग्रेटर देन जो दिखती है वह मिया नहीं। ग्रेटर देन असली मिया अब भी तिलस्मी जंगल की कैद में है। ग्रेटर देन नकली मिया का मकसद जीवन के बीज को चुराना है। अंश का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत मेघा, ध्रुव और वीरियन को जगाया। मुझे शक है, मिया असली नहीं है, अंश ने फुसफुसाया। तुम पक्का हो? मेघा ने पूछा। किताब ने चेतावनी दी है और उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं है। योजक चिन्ह नकली मिया का असली चेहरा। सुबह होते ही मिया ने सबको जंगल के मंदिर में बुलाया। आओ जीवन का बीज स्थापित करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अंश ने चुपके से अपनी किताब में छुपा मंत्र पढ़ा। नीली रोशनी उसकी आंखों में समा गई।
अब वह तिलस्मी छलावे को देख सकता था। मंच पर पहुंचते ही मियां ने जीवन का बीज उठाया। अंश ने उसे घूर कर देखा। उसकी परछाई असली मियां से लंबी थी और उसके हाथों में हल्का काला धुआं लहरा रहा था। अंश ने जोर से कहा, रुको, तुम मियां नहीं हो। बाकी सब चौंक गए। क्या बकवास है भैया, मियां ने कहा, लेकिन उसकी आवाज बदलने लगी, गहरी, डरावनी। अंश ने मंत्र पढ़ा, तिलस्मी आवरण हटो। एक पल में मियां की शक्ल बदल गई। उसके चेहरे से मियां की मासूमियत गायब और वहां काली, डरावनी परछाई थी। वह हंसी, बहुत चालाक हो अंश, लेकिन असली मियां अब भी मेरी कैद में है। अगर जीवन का बीज चाहिए तो जंगल के सबसे गहरे अंधकार में आओ। कहते ही वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई और जीवन का बीज भी उसके साथ गायब हो गया। योजक चिन्ह हैश असली मियां की खोज। अंश घुटनों पर गिर पड़ा। मैं फिर हार गया, मेरी बहन अब भी खोई है। मेघा ने उसका कंधा थामा। नहीं अंश, अब हम सब साथ हैं। नकली मियां की चाल पकड़ ली, यही असली जीत है। अब असली मियां को ढूंढना है। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, हम जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे जहां कोई कभी नहीं गया। वीर्यन ने अपनी तलवार निकाली। अब डरने का वक्त नहीं अंश, ये लड़ाई तेरी अकेली नहीं, हम सबकी है। योजक चिन्ह हैश तिलस्मी जंगल की गहराइयां। पांचों ने जंगल के उस हिस्से की ओर प्रस्थान किया जहां हवा भी फुसफुसा कर डराती थी और पेड़ों की जड़ें खुद रास्ता बदल देती थीं। रास्ते में बार बार काली परछाई दिखती। कभी मियां की आवाज आती, भैया मुझे बचाओ। कभी कोई पुराना डर सामने आ जाता। अंश ने अपनी किताब से मंत्र पढ़ा, सच्चे रिश्ते की पुकार झूठ को तोड़ दे। तभी एक गुफा के भीतर हल्की नीली चमक दिखी। सब दौड़ पड़े। योजक चिन्ह हैश अंतिम द्वार और असली मियां। गुफा के भीतर एक तिलस्मी द्वार था जिसके पार असली मियां बेहोश पड़ी थी, उसके हाथों में हल्की नीली रेखाएं और माथे पर जीवन के बीज का चिन्ह। तभी काली परछाई नकली मियां द्वार के सामने आ गई। उसके पीछे तिलस्मी मास्टर आरुष की छाया थी। बहुत देर हो गई अंश, अब न तुम अपनी बहन को बचा सकते हो न जीवन के बीज को। उसने जीवन का बीज उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। अंश ने अपनी पूरी आकाश शक्ति, मेघा की हवा, ध्रुव की धरती, वीर्यन की अग्नि और देव की जल शक्ति को एक साथ जोड़ा। हमारी एकता, हमारे रिश्ते हर छलावे से बड़े हैं। पांचों ने एक साथ मंत्र पढ़ा, सच्चे दिल की पुकार तिलस्मी झूठ को तोड़ दे। नीली, हरी, लाल, सुनहरी और सफेद रोशनी गुफा में फैल गई। नकली मियां की परछाई चीखती हुई पिघल गई। मास्टर की छाया टूट गई। असली मियां की आंखें खुली। भैया मैं जानती थी तुम आओगे। अंश ने बहन को गले लगाया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तभी समय थम सा गया। अंश और उसके साथी जम से गए। वह लोग अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे थे। ये कैसी शक्ति है, इसने तो हमें जमा दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, अंश ने कहा। तो किंग यहाँ पर है, एक आवाज उस पूरी जगह में गूंज गई। यह आवाज काफी मधुर थी, जैसे किसी लड़की की हो। इस आवाज के बाद सामने एक पोर्टल खुला। उस पोर्टल से सफेद रोशनी निकल रही थी। तभी उस रोशनी में एक आकृति दिखने लगी। धीरे धीरे वह आकृति अंश के पास आती जा रही थी। क्या हाल है किंग आपके, मैंने कहीं आपको परेशान तो नहीं किया? अंश ने उस लड़की को देखा। एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल नीले थे। उसका चेहरा किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज बहुत अजीब थी और वो चीज थी उसके सर पर 2 सिंग। अंश जो जमा खड़ा था, उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से शब्द निकल भी नहीं रहे थे। ओ लगता है किंग कुछ कहना चाहते हैं, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, उस लड़की ने अपना सर अंश के आगे झुका कर कहा। लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। कितना लाचार हो गए हो किंग आप, मुझे आपको ऐसी हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा है, उस लड़की ने अंश का मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बोलने का मौका देती हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने अपना हाथ गोल घुमाया। उसके हाथ से एक सफेद रंग की शक्ति निकली और अंश की ओर गई और अंश आजाद हो गया उस समय की रोकने वाली शक्ति से। तुम कौन हो और क्या चाहती हो मुझे से, अंश ने उस लड़की से पूछ। किया तुम मुझे नहीं जानते, बह किया बात है अब और मजा आएगा। राजा तो मुझे जानते ही नहीं, उस लड़की ने कहा। कौन राजा, तुम मुझे बार बार राजा क्यों बोल रही हो, अंश ने उस लड़की से पूछा। उसका चेहरा गुस्से लाल था, लेकिन वह समझ गया था उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोई आम लड़की नहीं है। जब तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो फिर तो काफी मजा आएगा, उस लड़की ने कहा और अंश की ओर बढ़ने लगी। अंश उस लड़की को अपनी ओर आते देख पीछे हटने लगा। उसे अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। उस लड़की ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा, समय थम जाओ। अंश दोबारा जम गया। उसके आसपास का समय रुक गया था। वह लड़की अंश के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा और कहा, राजा अब मैं भ्रम की देवी तुम्हें ऐसे भ्रम में भेजूंगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे।
अंश सिर्फ उस लड़की की आवाज ही सुन पा रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। अंश अब भ्रम में फंस गया। अब तुम्हारे सामने वही सभी चीजें दोहराई जाएगी जो तुम अब तक कर चुके हो, लेकिन वह सब काफी अलग होगा। तुम अपनी पुरानी यादें जियोगे मगर अलग तरह से, और तुम कभी उन यादों से वापस नहीं आ पाओगे। इतना कहकर वो लड़की पोर्टल में गायब हो गई और अंश भ्रम में वापस अपने गांव में पहुंच गया। क्या अंश भ्रम से बाहर आ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए रिबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। 40 रहस्य और राख। नीले पत्थर की शक्ति के लुप्त होते ही अंश के हाथों से गर्मी खिसकने लगी थी। उसके शरीर पर जले हुए घावों की टीस अब और तीव्र होती जा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे और सांसें भारी हो चली थीं। लेकिन सामने पड़े वार्मर की जली हुई लाश को देख उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक भयानक शून्यता थी। मिया, वह धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज केवल राख के गुबार में खो गई। अचानक आकाश में एक काली रेखा सी फटी और एक और शक्तिशाली जादूगर प्रकट हुआ, नारासुर। उसकी आंखें लहू जैसी लाल थीं और चेहरा छल से भरा। उसने मिया को अपने कंधे पर लाद रखा था, जो अब भी बेहोश थी। तुमने वार्मर को मारा, पर अब मैं तुम्हारे जीवन की आखिरी सांसों का मालिक हूं, नारासुर बोला और हंस पड़ा। उसकी हंसी में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजती सी लग रही थीं। अनश भागकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर फिर से ढहने लगा। नीले पत्थर की शक्ति पूरी तरह जा चुकी थी। नारासुर ने अपना हाथ उठाया और एक अंधकार से भरी जादुई दीवार बीच में खड़ी कर दी। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना है तो तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को फिर से खोजना होगा। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया। योजक चिन्ह। गुफा में मौन पसरा था। बूढ़ी औरत अब भी अनश के पास बैठी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह समय से परे कुछ देख रही हो। तू सोचता है सब कुछ अभी शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, वह धीमे स्वर में बोली, तू पहले भी मर चुका है और फिर से जिया गया है। जो शक्ति तूने नीले पत्थर से पाई थी, वह तेरे ही पिछले जीवन की एक झलक थी। क्या? अनश चौंका। मैं पहले भी। बूढ़ी औरत ने एक शीशे का टुकड़ा निकाला और उसके सामने रखा। शीशे में अनश की आंखें चमकने लगी और अचानक उसमें एक और चेहरा दिखाई दिया, एक योद्धा का चेहरा, जिसके चारों ओर युद्ध हो रहा था। उसके हाथ में वही नीला पत्थर था, लेकिन वह उसकी देह से जुड़ा हुआ लग रहा था। यह आरुष है, बूढ़ी औरत बोली। तू ही था वो मृत्यु का राजा। तूने समय को पीछे मोड़ दिया था, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। पर उस शक्ति की कीमत तेरी पहचान थी। अनश की सांसें तेज हो गईं। उसे कुछ कुछ याद आने लगा। आवाजें, आंसू, आग और अंतहीन अंधेरा। मैं आरुष था नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तू अब भी है, पर तेरे अंदर की शक्ति बंद पड़ी है। योजक चिन्ह। 3 दिन बीत गए। अनश गुफा के अंदर रहकर ध्यान करने लगा। वह बूढ़ी औरत के बताए अनुसार अपनी स्मृतियों के द्वार खोलने की कोशिश कर रहा था। वह हर बार अपने भीतर उतरता और राख में छुपे अंगारों को ढूंढता। कभी कभी उसे जलते हुए शहर की झलक मिलती, कभी एक युवती की चीख सुनाई देती, लेकिन चेहरे धुंधले रहते। चौथे दिन गुफा की दीवारों पर अचानक नीली रेखाएं चमक उठीं। बूढ़ी औरत दौड़कर आए और चिल्लाए, वो जाग रहा है। पत्थर की आत्मा जाग रही है। अनश की आंखें नीली चमक से भर उठीं। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसकी पीठ से नीली लपटें निकलने लगीं। गुफा की छत हिलने लगी। फिर एक गूंजती आवाज उसके भीतर से निकली, तू आरुष है। मृत्यु तुझसे डरती है। समय तेरी आज्ञा मानता है। अब उठ और अपना न्याय ले। योजक चिन्ह। गुफा के बाहर का जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं था। दूर एक पहाड़ी पर खड़े नारासुर के सैनिक नील गुफा के खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आत्मा कांप गई। गुफा के अंदर से एक विशाल नीली रोशनी का गोला उठता दिखाई दिया। सरदार, कुछ तो जाग चुका है। एक सैनिक चिल्लाया। चुप रहो। अगर वो नीला योद्धा फिर से लौट आया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। सब सैनिक तैयार हो जाओ। हमला करो। गुफा के अंदर जाने से पहले उसे बाहर ही खत्म कर दो। योजक चिन्ह। लेकिन जब सैनिक गुफा के पास पहुंचे, वहां से एक अकेली आकृति बाहर निकली। अनश। उसके बाल अब सफेद पड़ चुके थे और उसकी आंखें पूरी तरह नीली चमक से भरी थीं। उसके चारों ओर नीली लपटें थीं, लेकिन वे अब उग्र नहीं थीं, शांत और नियंत्रित थीं। तुम सबने मेरी बहन को छुआ, उसने धीरे से कहा। अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। योजक चिन्ह। नीले पत्थर की शक्ति धीरे धीरे अनश की आंखों में उतर रही थी। उसके पांव जमीन को छूते हुए भी किसी और ही लोक में डूबे हुए लग रहे थे। पुराने युद्ध की स्मृतियां, आरुष की चेतावनियां और नारासुर की कठोर दृष्टि सब मिलकर उसके भीतर एक ज्वालामुखी जैसा क्रोध भर रहे थे।
पर इस बार वह क्रोध अबोध नहीं था, बल्कि दिशा प्राप्त कर चुका था। तू बस एक लड़का नहीं, एक युग का रक्षक है, आरुष की आवाज उसके कानों में गूंजी। अनश ने गहरी सांस ली और अपने सामने खड़ी आयरा की ओर देखा, जो चुपचाप उसके चेहरे पर बहती हुई चमक को देख रही थी। उसके नीले नेत्रों में भय नहीं, बल्कि उम्मीद की एक हल्की सी लौ थी। क्या अब हम तैयार हैं, आयरा? अनश ने पूछा। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। हम थे भी, और अब निश्चित ही हैं। पर ध्यान रखना, जो मार्ग तूने चुना है, वहां वापसी नहीं होती। अनश मुस्कुराया। मैं लौटने नहीं आया, अब तो बस आगे बढ़ना है। योजक चिन्ह। 3 दिन बाद नीलवास नगर के बाहर पर्वत की तलहटी में एक विशाल युद्ध प्रशिक्षण स्थल बना दिया गया था। आयरा की टोली के लोग, जिन्हें अब नव रक्त योद्धा कहा जाता था, सभी वहां जमा हो चुके थे। उन्होंने अनश को अपना अगुवा मान लिया था, विशेषकर जब उन्होंने देखा कि कैसे उसने वर्मर को हराया और युद्ध के बाद भी जीवित रहा। यहाँ प्रशिक्षण की देखरेख कर रही थी 2 वरिष्ठ जादूगिनियां, मंत्रिका और वैशाली, जो कभी श्वेत पंथ की साधिकाएं थीं, पर अब स्वतंत्र योद्धा बन चुकी थीं। वे दोनों आयरा की गुरु भी रह चुकी थीं। मंत्रिका बोली, पहले चरण में हम जानेंगे कि नीला पत्थर किसे स्वीकार करता है और किसे नहीं। वैशाली आगे बढ़ी, अनश, तू अब केवल योद्धा नहीं, शक्ति का माध्यम भी है। लेकिन ये शक्ति जब तक अनुशासन में नहीं बंधती, वह विनाश है। अनश ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। मैं तैयार हूँ। योजक चिन्ह। पहले दिन की ट्रेनिंग में अनश ने अपनी सीमाएं परखी। उसकी शक्ति कभी कभी अनियंत्रित हो जाती, जिससे जमीन फटने लगती और आसपास की हवा कांपने लगती। लेकिन वैशाली की दी हुई एक जड़ी, जिसका नाम था शांतवीर रस, उसके भीतर की ऊर्जा को बांधने में मदद करती। दूसरे दिन मंत्रिका ने उसे एक विशेष मंत्र सिखाया, जिससे वह अपनी स्मृति में दबी बातों को फिर से उभार सकता था। इस साधना में वह एक गुफा में अकेले बैठा और तभी उसे एक धुंधली सी छवि दिखाई दी। उसका अपना चेहरा, पर वह कोई और था। एक मुकुटधारी, रथ पर खड़ा हुआ, आंखों में अंधकार और हाथों में मृत्यु की छाया। राजा मृत्यु का। मैं। अनश चौंक गया। योजक चिन्ह। अगले दिन नारासुर की एक संदेशवाहक चिड़िया आई। उसके पंख खून से सने थे और उसकी आंखों में किसी जादू का प्रभाव था। जैसे ही वह अनश के पास पहुंची, उसकी चोंच से एक नीला मोती गिरा और उसमें से नारासुर की आवाज गूंजी। अनश, तेरी बहन मेरे पास है। जीवित है, पर कब तक, ये तेरे अगले कदम पर निर्भर करता है। नीले पत्थर को लेकर पहाड़ी पार कर और एकांत वन में आ, अकेला। यदि किसी और को लाया तो उसकी सांस तेरे पाप का प्रमाण बन जाएगी। पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। आयरा ने आगे बढ़कर अनश का हाथ थामा। हम तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। अनश ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे जाना ही होगा। पर अब मैं वो अनश नहीं जो कभी था। योजक चिन्ह। अगली सुबह पहाड़ के पार घना जंगल, एक पुराना मंदिर और उसके आगे खड़ा नारासुर। उसके पीछे 2 राक्षस योद्धा और कैद में जकड़ी मिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू। तो आ ही गया तू, नारासुर हंसा। देख, तेरी बहन अब भी सांस ले रही है। पर कब तक? अनश ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली खोली। उसमें से नीला प्रकाश फूटा और अचानक वातावरण बदल गया। पेड़ झुकने लगे, हवा भारी होने लगी और जमीन कांपने लगी। तू भूल गया, नारासुर, अनश की आवाज में गरज थी। मैं अब केवल नीला पत्थर नहीं, नीला रक्त हूं। और जिसने मेरा रक्त बहाया है, उसे क्षमा नहीं मिलेगी। नारासुर हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में हल्का सा डर था। तो आओ, अनश, दिखा दो अपना सत्य। अचानक ही एक युद्ध आरंभ हो गया। नीला प्रकाश और काली जादू की लपटें टकराने लगीं। मंदिर की दीवारें फटने लगीं। मियां चिल्लाए, भैया, नहीं, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। अनश ने उसकी ओर देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि बहन की आंखों से टकराई, उसके भीतर कुछ और खुल गया। एक पुराना मंत्र, जो कभी उसके बचपन की लोरी में गाया जाता था। नील रक्त की सौगंध हो, हर कण में तू जागे, अंधकार जब फैले, प्रकाश बन तू भागे। उसने मंत्र दोहराया और अचानक उसके शरीर पर नीले चिन्ह उभर आए। उसकी शक्ति दुगनी हो गई और नारासुर की तलवार, जो हवा में उसकी ओर बढ़ रही थी, बीच में ही पिघल गई। नारासुर चीख पड़ा, ये संभव नहीं, ये चिन्ह, ये तो केवल नील योद्धा को ही मिलते हैं, अनश ने कहा और एक तीव्र प्रकाश के साथ नारासुर को पीछे धकेल दिया। योजक चिन्ह। युद्ध के बाद मिया को बांध से मुक्त किया गया। वह रोती हुई अनश से लिपट गई। अनश की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। भैया, अब हमें घर चलना है। अनश ने सिर हिलाया। अब जहां मैं जाऊंगा वहीं घर होगा। लेकिन तुझे वादा करता हूं, अब तुझसे कोई भी तुम्हारा भैया नहीं छीन सकेगा।
आसमान में नीला उजाला फैल गया था। एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी।